Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज जो है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर्स। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 2 सेलुलर प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? तो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो स्टूडेंट्स, our first question is label the diagram। सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है? मैम ये कलरफुल कुछ पुडिंग जैसा दिख रहा है, तो क्या ये पुडिंग है? नहीं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये डायग्राम है सेल का। किसका? ये डायग्राम है सेल हमारी बॉडी का। हमें पता है सेल क्या है स्टूडेंट्स? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब बताओ आप कि एक छोटी सी एक सेल में कितने सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं। यू कैन अप्रिशिएट इट कि इतनी सी सेल कितना कुछ कर लेती है। यही सेल मिलके क्या बनाती है? एक टिश्यू। यही टिश्यू क्या बनाएगा आपस में मिलके? ऑर्गन। फिर वो ऑर्गन करेगा अपना फंक्शन और पूरा एक बीइंग रेडी हो पाता है इसकी वजह से। तो यू कैन सी कि एक छोटी सी सेल अगर डिसफंक्शन हो जाए तो पूरे सेल का फंक्शन खराब हो जाता है। तो आइए इसको लेबल करते हैं। तो मेरे साथ लेबल करिए। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल मैं लेबल कर लेती हूं। ये रहा मेरा प्रिंसिपल ऑफ द सेल। इसको मैं लिखती हूं न्यूक्लियोलस। ये रहा क्या स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? ये है मेरा न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस, जहां पे क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चलेगा। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से कंटिन्यूस क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसलिए मैंने उसको स्पेशली लेबल करा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये रहा मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये दानेदार ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये दानेदार ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। जहां पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसलिए इसको कहते हैं रफ, क्योंकि एक ग्रैन्युलर अपीयरेंस देता है। यहीं पे यहाँ पे आपको रफनेस नहीं दिख रही, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आ जाओ, अब आपको ये क्या दिख रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्राणी है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है? ये रही मेरी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास खुद का ही एटीपी सिंथेसिस होता है, खुद का डीएनए है, खुद का है, सब कुछ खुद ही करता है ये। अब स्टूडेंट्स ये क्या दिख रहा है आपको? कटोरी जैसा, यहाँ पे थैली जैसा कुछ कटोरी जैसा दिख रहा है आपको। ये क्या है? ये है हमारे लाइजोसोम्स। तो ये क्या है? लाइजोसोम्स। इनके पास क्या है? इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिससे ये डिग्रेड करते हैं। अब आ जाओ, अब और क्या दिख रहा है आपको इस स्ट्रक्चर में? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है पैकेजिंग का। और ये क्या है? गोल्जी अपैरेटस। क्या है ये? गोल्जी अपैरेटस। इसका काम क्या है? डीएनए जो प्रोटीन हमने बनाया है उसको पैकेज करना। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसका सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये क्या है? ये है इसके सिक्रीटरी वेसिकल्स, जिसके थ्रू ये अपना क्या कहते हैं? वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब और क्या दिख रहा है आपको इसमें, इतना क्लियर है? ये क्या है? ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे, इनको मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हैं सेंट्रियोल्स। क्या है ये? सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन के बहुत काम आते हैं। एंड क्या है ये? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। किससे बनता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है, इसलिए ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज आपको अप्रिशिएट कर सकते हो आप, ये नेटवर्क। ये नेटवर्क जिसकी वजह से सेल अपनी जगह पे टिका हुआ है। अगर ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये सेल सारे आपस में भिड़ जाते एक दूसरे के अंदर और पूरे सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये है आपका साइटोस्केलेटन। अब कौन सी मेम्ब्रेन है जो मेरे पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है और जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये रही मेरी हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और ऐसी करके हेड टेल पूरे में रहती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो पूरी सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके बीच में चैनल्स हैं, कैरियर्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये रही बच्चों मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना क्लियर है आपको? ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये क्लियरली नहीं है तो मैं ब्रेड से लिख देती हूँ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और हेल्प करती है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स में, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेबलिंग देख लेते हैं इसकी। ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब मेरे साथ साथ आप रिपीट करिए। इसके अंदर रहता है क्रोमैटिन, सेंट्रियोल्स जो सेल डिवीजन में काम आते हैं, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, देन यू कैन अप्रिशिएट राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी रहते हैं एंड आरईआर पे भी रहते हैं। कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस पे भी पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम्स, ये कटोरी जैसे हमारे लाइसोसोम्स। देन गोल्जी अपैरेटस से सिक्रीट होते हैं लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फिर आते हैं हमारे हो गया है यहाँ पे सब कुछ। तो फिर आते हैं हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंड साइटोस्केलेटन पे जो अपनी जगह पे सबको टिका के रखता है। तो ये रही पूरी इसकी लेबलिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड स्टेट देयर फंक्शन। न्यूक्लियस हमें पता है कि हमारी बॉडी का, हमारी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कमांड करता है सेल को, क्या? जीन प्रोडक्शन के लिए, क्रोमैटिन के लिए, हेरिडिटरी के लिए एंड आरएनए के प्रोडक्शन के लिए जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। तो वो मेन सेंटर है सारी चीजों का। तो ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस कैसा रहता है, दो मेम्ब्रेन का रहता है, आउटर एंड इनर। लेटर स्टेजेस में वो कंडेंस्ड हो जाती हैं और बीच में क्या बन जाते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये रहे मेरे न्यूक्लियर पोर, जिससे क्या होता है हमारे राइबोसोम्स अंदर आ पाते हैं या बाहर जा पाते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमैटिन होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्या होता है? अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो ये कंसेप्ट। अगर मेरे न्यूक्लियस, सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमैटिन है, तो क्या होगा? अभी तक सेल डिवीजन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या होगा? ये होगा मेरे इंटरफेज में। अभी क्या है? वो प्रिपरेटरी फेज पे है, अभी वो प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। तभी क्रोमैटिन जैसा कंडेंस्ड मटेरियल है।
अब अगर मुझे अपने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिल गए, क्या मिल गए, क्रोमोसोम्स मिल गए, तो स्टूडेंट सेल डिवीजन हो चुका है। क्या हो चुका है, सेल डिवीजन हो चुका है। और मेरी सेल कहाँ पर है, एम फेज में है। कौन से फेज में है, एम फेज में है मेरी सेल। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से फेज में है मेरी सेल, मुझे क्रोमैटिन मिलता है या मेरे को क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इतना क्लियर है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस की है वो है, देख रहे हो ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन साइट है। और राइबोसोमल आरएनए की वजह से क्या बन पाता है, राइबोसोम्स बन पाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस पॉसिबल है। तो राइबोसोमल आरएनए की वजह से राइबोसोम बनेगा, राइबोसोम की वजह से प्रोटीन कोड होगा, एंड वो सेंटर क्या है उसका, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन इज न्यूक्लियोलस। तो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इतना क्लियर है आपको। चलो अब पहले हम जो सबसे पहला इस क्वेश्चन में पूछा है वो है स्टेट नेम दी पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पार्ट्स पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे न्यूक्लियस रहता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तभी उसके पास क्या होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी एंड एक इनर मेम्ब्रेन होगी। लेटर ऑन वो फ्यूज कर जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखिए ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है जहां पे क्रोमैटिन मिलता है हमें, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इतना समझ आ गया। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मैंने आपको 3 बार बोला डार्कली स्टेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या है, जहां पे जो मेन साइट ऑफ आरआरएनए प्रोडक्शन है वो है हमारा न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर आप अप्रिशिएट कर सकते हो जो है हमारा न्यूक्लियोलस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पूरे न्यूक्लियस का ये है कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो राइबोसोम्स हैं ये कहाँ जाते हैं, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। सिमिलरली बहुत सारे राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस से बाहर के स्ट्रक्चर्स के लिए। इतना क्लियर है आपको। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। नाउ द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल्स आर, सबसे पहला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन दैट इज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इतना तो हमें पता ही है। क्रोमैटिन जो रहता है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है हेरिडिटरी का मेन साइट। अब सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिविजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटीन सिंथेसिस तो हमें पता है, क्यों पता है, राइबोसोमल आरएनए की वजह से। सेल डिवीजन क्यों पता है, क्यों, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स बना रहा है। फिर क्रोमोसोम्स हो गए, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है हर सेल में, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। नाउ एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या रहता है इसके अंदर, प्रोटीन्स और आरएनए रहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इट इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमने क्या दिया, राइबोसोमल आरएनए दिया। जैसे ही राइबोसोमल आरएनए दिया उसने क्या बनाया, उसने यहाँ पे राइबोसोम्स बनाए। राइबोसोम्स के पास क्या आया, एमआरएनए आया। एमआरएनए किसके साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके क्या बना,
हमारा प्रोटीन को कोड कर पाया। इतना क्लियर है आपको? तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल क्यों हो पाता है? न्यूक्लियस की वजह से। नाउ ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन्स अरेंज इनटू क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। ये तो हम समझ ही गए, सेल डिविजन की कौन सी फेज में क्रोमैटिन मिलता है हमें? तो सेल डिविजन की इंटरफेज में हमें क्रोमैटिन मिलेगा। और क्रोमोसोम कब मिलेंगे स्टूडेंट्स? तो क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे हमारी सेल डिविजन की एम फेज में। तो एम फेज में हमें क्रोमोसोम मिलते हैं। इतना क्लियर है आपको? अब आ जाओ पॉइंट 7, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हो पाता है। तो इतना क्लियर है आपको फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what are structural and functional similarities between mitochondria and chloroplast? दोनों ही रेस्पिरेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते हैं, तो इनकी सिमिलैरिटीज क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें डिफरेंस क्या है, फिर हम आएंगे इनकी सिमिलैरिटीज पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर रहता है? इट इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा रहता है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। बीच में इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसको हम? क्रिस्टी। एंड उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? अंदर रहता है हमारा मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा? मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? मेन साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। इतना क्लियर है आपको? नाउ इट कंटेन्स क्रिस्टी, हमने देख ही लिया। फोल्ड्स, क्रिस्टी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना क्लियर है? अब इट डज नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऑब्वियसली उसके पास थोड़ी ना क्लोरोफिल होगा, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, तो हमें फोटो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन चाहिए ही नहीं। नाउ इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स, प्लांट एंड एनिमल। इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट यूजेस ऑक्सीजन। क्या यूज करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया? ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके पास खुद का डीएनए रहता है। क्या रहता है? उसका पास खुद का डीएनए रहता है, जो कैसा रहता है? जो मदर से मिलता है, मदर से इनहेरेंट होता है। हमारा डीएनए हमारे अपनी मदर से इनहेरेंट होता है। हमारे ऑफस्प्रिंग्स में हमारी मदर का डीएनए आएगा, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है वो हमेशा कहाँ से आता है? मदर के इनहेरिटेंस से आता है। इतना क्लियर है? अब हम क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा रहता है स्टूडेंट्स? तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है? लेंस्ड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे सैक्स मिलते हैं हमें, सैक के अरेंज में, जिसको हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये रहते हैं हमारे थाइलेकॉइड्स। अब इसके पास क्या रहते हैं? इसके पास ग्रेना रहता है, स्ट्रोमा रहता है। अब ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होंगे? इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। ये कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली ये हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा एंड रिलीज ऑक्सीजन करेगा। तो ये तो हमें पता ही है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा।
इतना क्लियर है। अब हम इसकी सिमिलैरिटीज पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो देख लेते हैं। सिमिलैरिटी है स्टूडेंट्स कि दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों कैसे हैं स्टूडेंट्स? दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। उसके पास भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। अब इट कंटेन्स खुद का डीएनए एंड आरएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए आरएनए होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का आरएनए डीएनए रहता है। कुछ सिमिलर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं दोनों के बीच में। इतना क्लियर है आपको? तो ये है सिमिलैरिटीज। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इजी हो जाएगा आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? व्हाई एंड व्हाई नॉट? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, मेरे बोलने से पहले आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंटिन्यूस होती है हमारे रिमेनिंग सिस्टम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? तो इसका आंसर है हाँ मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूस होती है हमारी न्यूक्लियस। लेकिन उसकी कौन सी लेयर? आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है एंडोमेम्ब्रेन, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तभी तो हम इसको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूस करती है फोल्ड्स और इमेजिनेशंस में, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने प्रोटीन्स किसको देती है? गोल्जी अपैरेटस को। गोल्जी अपैरेटस पैकेज करता है उसको, गिफ्ट रैप कर एकदम बढ़िया मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बना के कहाँ देता है? सेल के बाहर। कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ रह जाते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में, जिसको कहते हैं हम वैक्यूल्स। वो क्या करते हैं? वो फूड स्टोर करते हैं, किसी में कुछ काम करते हैं, किसी में कुछ काम करते हैं। अगर वो छोटे साइज के रह जाते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? लाइसोसोम्स। तो ये सारे क्या है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कंटिन्यूस किससे है ये? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, तो स्पेसिफिकली आउटर मेम्ब्रेन वुड बी दी आंसर। इतना क्लियर है आपको? चलिए देख लेते हैं हम इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन जो हमारी रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना तो हमें पता है कि ये रहा मेरा न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, दो होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर इनर। ये इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करके रखती है। और आउटर मेम्ब्रेन किससे कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स? आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूस होती है। इट इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन बाय न्यूक्लियर पोर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन से कैसे कनेक्टेड रहती है? थ्रू न्यूक्लियर पोर। यही वो जगह है जो सारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपनी आउटर मेम्ब्रेन पे। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियरली समझ आ गया कि वाई और वाई नॉट का आंसर भी समझ आ गया कि वाई नॉट, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो कंटिन्यूस होती है न्यूक्लियोप्लाज्म से और न्यूक्लियर पोर के थ्रू कनेक्टेड रहती है आउटर मेम्ब्रेन से। कि लेकिन आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and similarly studded with the ribosomes.
राइबोसोम्स। ये तो हमें पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट वो रहती है, स्टडेड या ग्रैनुलर से, जो है हमारे राइबोसोम्स। The outer nuclear membrane contains various proteins found in high concentration than the endoplasmic reticulum। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस जो रहता है, हमारे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है, उसके फंक्शंस डीएनए का है को प्रोड्यूस करना, हमारे हेरिडिटरी के लिए बहुत सारी साइट ऑफ प्रोडक्शंस रहते हैं वो, इसलिए उसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स पाया जाता है। ये पता है कि स्पेस क्या होगी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्टूडेंट्स, ये रही मेरी आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच की जो स्पेस है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये यूजुअली कैसी रहती है, ये यूजुअली 20 to 40 नैनोमीटर वाइड रहती है एंड इट इज कॉन्टिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन। ठीक है, ये रहा, ये ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक है, तो ये कंटिन्यूस कैसी रहती है, ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़े अब। Now, question number 5. What happens to the protein which are synthesized on free ribosomes in cytoplasm? Do they go through Golgi apparatus? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस फ्री राइबोसोम्स की वजह से हो पा रहा है, जो साइटोप्लाज्म में है, क्या वो गोल्जी अपैरेटस के पास जाते हैं मॉडिफिकेशन के लिए या नहीं जाते? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये रहा मेरा सेल, क्या है, ये है मेरी सेल, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रही मेरी गोल्जी। यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ क्लियर करके। चलो, ये है मेरा सेल, ठीक है, यहाँ पे है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के साथ मेरे पास क्या है, मेरी गोल्जी अपैरेटस, ये रही मेरी गोल्जी अपैरेटस। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास हैं राइबोसोम्स, स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए स्मूथ क्या कराती है, स्मूथ कराती है प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अभी तक ये चीज रट जानी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि कुछ राइबोसोम्स मेरे साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं, ये क्या है, ये है मेरा साइटोप्लाज्म। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं और अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे भी घूम रहे हैं, अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे भी घूम रहे हैं, तो क्या होगा, ये राइबोसोम्स क्या कहेंगे, कहेंगे आजा अमाइनो एसिड, हम मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे जो इंडिपेंडेंट होगा कहाँ के, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक के राइबोसोम्स पे। तो क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस हमारे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा और गोल्जी के थ्रू सिक्रीट होगा एज अ सेक्रेटरी वेसिकल? क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, वो होता है कि ये है मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है मेरी गोल्जी अपैरेटस, ये रही मेरी गोल्जी अपैरेटस। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया आरएनए, यहाँ से आया आरएनए, यहाँ पे बना राइबोसोम्स, यहाँ पे आके अटैच हुआ एमआरएनए, इसने बनाया क्या, प्रोटीन, इसने बनाया प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, ये प्रोटीन जाएगा मेरी गोल्जी अपैरेटस के पास। कहाँ गया ये, गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस ने क्या करा, इसको अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच करके क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इसी जगह लिपिड के साथ अटैच होता तो क्या बनाता वो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिपिड। तो अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बने और वो एज अ सिक्रीटरी वेसिकल सिक्रीट हुए मेरी गोल्जी अपैरेटस से। तो ये नॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस का पाथवे है। तो क्या वो जाएगा, क्योंकि ये पाथवे तो गो थ्रू करता है गोल्जी से,
जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं क्या वो आरईआर के पास जाके सिक्रीट करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम। नाउ translation of all proteins in a eukaryotic cell begins in the cytosol। सारे प्रोटीन का इनिशिएशन कहाँ से होता है? हमारे साइटोप्लाज्म से। Many stay there permanently, कुछ जो रहते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में परमानेंटली रह जाते हैं, बट सम आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेलुलर डेस्टिनेशंस। देखो कंप्लीटली सिंथेसाइज जो प्रोटीन्स रहते हैं साइटोसोल में, या तो वो इंपोर्ट हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हमारे साइटोसोल में सिक्रीट हो रहे हैं कंप्लीटली, अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व नहीं है। क्या इन्वॉल्व नहीं है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहाँ बने हैं? ये बने हैं फ्री राइबोसोम्स में। कहाँ बने हैं ये? फ्री राइबोसोम्स। उसने क्या लिया? अमाइनो एसिड्स लिए और उसने क्या प्रोड्यूस करा? उसने प्रोड्यूस करा प्रोटीन, जो कहाँ मिला हमें स्टूडेंट्स? ये कंप्लीटली प्रेजेंट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है जो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, या ये जा सकता है क्लोरोप्लास्ट में प्लांट के केसेस में। ठीक है, या तो ये प्लांट के केसेस में जा सकता है, ठीक है, या तो ये वापस से न्यूक्लियस पे जा सकता है। वापस से कहा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहा जा सकता है? न्यूक्लियस पे। कहा जा सकता है? न्यूक्लियस पे वाया न्यूक्लियर पोर। इतना क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है जो फ्री राइबोसोम से बन रही है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ हो रहा है? तो हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हो गया प्रोटीन का। एमआरएनए ने कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन को, राइबोसोम्स ने बना लिया अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब प्रोटीन बनने के बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो न्यूक्लियस पे वापस से, या तो क्लोरोप्लास्ट पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? प्रोटीन के ट्रांसलेशन के बाद। तो इसलिए इसका नाम क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसलेशन हो चुका है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोस्ट अब बन गया है। अब एक और टाइप का क्या होता है स्टूडेंट, जो सबसे मेजर पाथवे है प्रोटीन सिंथेसिस का? को ट्रांसलेशन। को ट्रांसलेशन क्या होता है कि प्रोटीन तो बना कहाँ? न्यूक्लियस से आरएनए निकला, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गया, फिर गोल्जी में गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे को ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब एक के बाद स्टेप वाइज चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? को ट्रांसलेशन हो रहा है। को ट्रांसलेशन कि बिना एक की मदद से दूसरा ऑर्गेनल प्रोटीन नहीं बना पा रहा, एक के बाद एक प्रोटीन आपस में मिलके बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? को ट्रांसलेशन। अब देख लेते हैं, other proteins are translationally imported into the endoplasmic reticulum. From there, most travel to Golgi apparatus by vesicle transport. From the Golgi apparatus, proteins may travel also by vesicle transport to the cell exterior, the plasma membrane, lysosome or other part of endomembrane system. तो जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस थी, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, यहाँ से क्या अटैच होता है? मेरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके पास क्या है स्टूडेंट्स? इसके पास है राइबोसोम्स, और उसी के पास क्या अटैच होती है? मेरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है। फिर आती है मेरी गोल्जी अपैरेटस, ये रही मेरी गोल्जी अपैरेटस। यहाँ से क्या सिक्रीट होते हैं? मेरे सिक्रीटरी वेसिकल्स।
अब स्टार्ट करूं तो मैं अपनी प्रोसेस को, तो यहां से क्या निकला मेरा राइबोसोमल आरएनए। अब अमाइनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं मेरे साइटोप्लाज्म में, ये रहे अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में। स्टूडेंट्स ये पूरा एक सेल है, ठीक है, ये पूरी एक सेल है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरी एक सेल है जिसके अंदर की मैं सारी कहानी आपको बता रही हूँ। तो ये रहा मेरा साइटोप्लाज्म। अब अमाइनो एसिड्स क्या करा, अमाइनो एसिड्स गए हमारे आरएनए के पास, ये रहा मेरा राइबोसोम्स, ये रहे मेरे राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस के पास रहते हैं, कुछ राइबोसोम्स हमारी रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम के पास रहते हैं। अब हमारे जो राइबोसोम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास क्या रहता है, इसके पास mRNA बाइंडिंग साइट रहती है। क्या रहती है, mRNA बाइंडिंग साइट। mRNA और हमारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन का कोड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का कोड करते हैं। अब जो प्रोटीन हमें मिला, ये जो प्रोटीन हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिला, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरे गोल्जी अपैरेटस के पास। कहाँ गया ये गया मेरे गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, इसे गोल्जी अपैरेटस इसे मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा, इसे मॉडिफाई करेगा। कैसे, अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल वो प्रोटीन के साथ अटैच कर देता है तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। यही जगह वो लिपिड के साथ करे, जो कौन प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच करा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। इतना क्लियर है आपको। तो मॉडिफिकेशन ने कराया हमारी गोल्जी ने। और ये क्या है, सिक्रीटरी वेसिकल्स। क्या है ये, सिक्रीटरी वेसिकल्स, जिसके थ्रू सिक्रीशन पॉसिबल हो पाया। तो ये पूरी प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, को ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, को ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एक के बाद एक को मतलब साथ बाय साथ कहते हैं, साथी हाथ निभाना करके ये अपने प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। इतना क्लियर है आपको। चलो अब हम आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखो, द फर्स्ट मेजर कह सकते हो पॉइंट कम शॉर्टली आफ्टर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब है स्टूडेंट्स, mRNA और अमाइनो एसिड्स मिलके जब प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने का, इतना क्लियर है। अब देखो, प्रोटीन्स आर फेड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स कहाँ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, अमाइनो सीक्वेंस कॉल, जिसको कहते हैं हमारी सिग्नल पेप्टाइड्स। क्या कहते हैं उसको, सिग्नल पेप्टाइड्स, जो कहाँ है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। In general, proteins bound organelles in the endomembrane system such as ER, Golgi and lysosomes or for the exterior cell must enter the endoplasmic reticulum at this stage. ये बोल रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यूजुअली सारे प्रोटीन्स आते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास अमाइनो सिग्नल्स रहते हैं। उस सिग्नल की वजह से ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, फर्दर फिर गोल्जी में ट्रांसफर करते हैं। तो यूजुअली सारे प्रोटीन्स ईआर चले ही जाते हैं इस स्टेज पे। अब प्रोटीन्स जो नहीं जाते ईआर के पास, प्रोटीन्स जिनके पास सिग्नल पेप्टाइड है ही नहीं, तो वो तो जाएंगे ही नहीं ईआर के पास। तो वो क्या करते हैं, वो स्टे करते हैं इन साइटोसोल ही। ठीक है, तो वो साइटोसोल में ही रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। अब उनका कंप्लीट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होगा। वो प्रोटीन क्या करते हैं स्टूडेंट, दे लैक एड्रेस लेबल्स। उनके पास कोई लेबल नहीं है कि ये प्रोटीन इसके लिए ही काम आएंगे। वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में जा सकते हैं, वो न्यूक्लियस के पास जा सकते हैं। वो कोई लेबल्ड नहीं रहते कोई प्रोसेस के लिए।
तो they'll stay in the cytosol permanently. However, if they had tried, they can be sent to mitochondria, chloroplast, peroxisome, nucleus after translation. So, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए कि जो प्रोटीन हमारे फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं, अगर उनके पास एड्रेस लेबल है तो ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के पास जाएंगे या न्यूक्लियस के पास जाएंगे, बट गोल्जी के पास नहीं जाएंगे। अगर एड्रेस लेबल बिल्कुल ही नहीं है उनके पास, मतलब कोई वजूद ही नहीं है उनका, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहेंगे। इतना क्लियर है आपको? तो साइटोसोल कंप्लीटली जो प्रोटीन्स फ्री राइबोसोम से बन रहे हैं, ये रहे मेरे राइबोसोम, ये मेरा ट्रांसक्रिप्शन, दिस एमआरएनए को जब हमने प्रोटीन में कन्वर्ट करा तो कहाँ गए स्टूडेंट्स? ये न्यूक्लियस के पास जाएंगे। अगर इनके पास एड्रेस लेबल्स हैं तो इनके पास क्या है? इनके पास एड्रेस लेबल्स हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स। क्या ये गोल्जी अपैरेटस पे जा रहे हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन? नहीं। तो ये प्रोटीन्स गोल्जी के पास नहीं जाएंगे फॉर मॉडिफिकेशन। और इस प्रोसेस को जब ट्रांसलेशन, यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो चुका है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस ट्रांसलेशन को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोस्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? और जो प्रोटीन्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मेरे गोल्जी के पास। क्यों? मॉडिफिकेशन कराने के लिए। फिर वो गोल्जी से क्या निकलेंगे? सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में निकलेंगे। इस ट्रांसलेशन को हम क्या कहते हैं? को ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? को ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप और डेस्टिन्ड है हमारे, क्या कह सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके पास क्या होते हैं? अमाइनो सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन की। इतना क्लियर है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे फ्री राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। कैसे हो रहा है? फ्री राइबोसोम से। एंड जो ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है वो कंप्लीटली कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? वो कंप्लीटली इन साइटोप्लाज्म हो रहा है। कंप्लीटली इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इतना क्लियर है आपको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रियोल्स। सबसे पहले सेंट्रियोल्स क्या है स्टूडेंट्स? तो सेंट्रियोल्स इज मेड बाय हमारे माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। किसमें? सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी सेल डिवीजन के टाइम पे। किस पे? सेल डिवीजन के टाइम में। ये सेल डिवीजन के टाइम में क्या करता है स्टूडेंट्स? दो हमारी जो सेल रहती है, या तो वो कहाँ होगी? वो होगी हमारी कह सकते हो मियोसिस फेज में, जब वो प्रिपरेशन करा रही है। क्या करा रही है? वो प्रिपरेशन करा रही है। तो उस फेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? उस फेज में हमारी जो सेल है, ये सपोज मेरी सेल है, ये रहा मेरा क्या? ये रहा मेरा सेंट्रोजोम, ये रहा मेरा सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल कैसे अरेंज रहता है? 90 डिग्री पे एक दूसरे के अरेंज रहता है। कैसा अरेंजमेंट है ये? 90 डिग्री पे ये दो सेंट्रियोल्स अरेंज रहते हैं। कैसे हैं? ये रहे मेरे सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है मेरे क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा। अब सेल डिवीजन नहीं हो रहा। यहाँ पे सिमिलरली मेरे क्या है? सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम के पास एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताती हूं। काइनेटोकोर अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम को सेंट्रियोल से अटैच करते हैं। ये क्या है, ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स को सेंट्रियोल से अटैच कर रहे हैं। अभी हमारी सेल कोई डिवीजन में नहीं है, नो सेल डिवीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। अब मेरी सेल कहाँ आ गई, अब मेरी सेल आ गई एनाफेज में। कहाँ आ गई मेरी सेल आ गई एनाफेज में, जहां पे डिवीजन होगा। यहाँ पे होगा सेल डिवीजन। जब मेरी सेल एनाफेज में आएगी, वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटोकोर्स हैं, ये जो काइनेटोकोर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये जो काइनेटोकोर्स हैं, यहाँ से अटैच्ड है मेरी स्पिंडल फाइबर्स। ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स। तो जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स सिग्नल देंगे और ये काइनेटोकोर्स को अपने पास खींचेंगे, ऐसे कहेंगे अपने पास, ऐसे पुल करेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट होगी, ये क्रोमोसोम्स आपस में टूटने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाले स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे, दूसरे साइड पे ये वाले स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे। अब बाय द एंड ऑफ एनाफेज हमें कैसा मिलेगा, बाय द एंड ऑफ एनाफेज हमें कुछ इस तरीके का सेल मिलेगा। ये एनाफेज है, ये मेरे सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे मेरी स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो मेरे पास दो डिवीजन हो चुका होगा, किसका, मेरे क्रोमोसोम का, ठीक है। तो काइनेटोकोर का काम क्या हुआ स्टूडेंट्स, काइनेटोकोर का काम हुआ कि स्पिंडल फाइबर को हेल्प करता है वो अपने पास शॉर्ट करने में और क्रोमोसोम का डिवीजन कराने में। सेंट्रियोल सिग्नल देता है हमारे जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट करना होता है। तो ये क्लियर है आपको। अब ये जो सेंट्रियोल रहता है, इसके अंदर अगर मैं इसको क्लियरली, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेंट्रियोल को अगर मैं क्लियरली एक ब्रॉडर पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ रहता है सेंट्रियोल। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंट्रियोलर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, सेंट्रियोलर अरेंजमेंट। जो क्रोमोसोम्स के अंदर कैसा रहता है, सेंट्रियोलर अरेंजमेंट क्रोमोसोम के अंदर रहता है 9+0 पैटर्न का। कैसा रहता है, 9+0 पैटर्न का। लेकिन जो सेंट्रियोल सीलिया या फ्लैजेला में पाए जाते हैं, तो ये तो रहा मेरे क्रोमोसोम का, इतना समझ गए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रियोलर अरेंजमेंट कैसा है, क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रियोलर अरेंजमेंट है 9+0 का। और सीलिया के अंदर कैसा रहता है, सीलिया एंड फ्लैजेला में, सीलिया एंड फ्लैजेला में अरेंजमेंट रहता है 9+2 का। तो सीलिया एंड फ्लैजेला में अरेंजमेंट रहेगा 9+2 का। इतना क्लियर है आपको। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये मेड किससे हैं, ये बने हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए इतनी स्ट्रांगली ये सेल डिवीजन करवा पाते हैं। ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रहते हैं, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इतना क्लियर है आपको। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो ऑल एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, कैसे, 90 डिग्री अरेंज रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। 90 डिग्री या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, अरेंजमेंट रहता है। दे हेल्प द सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन। इतना समझ आ गया कि क्या काम करते हैं, सेल को सेल डिविजन में हेल्प करते हैं। दे वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो एनाफेज में जब सेल डिवीजन हो जाता है और क्रोमोसोम कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। दे कुड बी फाउंड इन सम लोअर प्लांट सच एज क्लमाइडोमोनास
although they are not present in many of the fungi and angiosperms एंड पाइनोफाइटा, जो कोनिफर्स होते हैं, जो हमारी स्पाइनल जो कह सकते हो आइस एरिया में जो ट्रीज रहते हैं, कोनिफर्स कहते हैं, पाइन्स एंड ऑल, इन सब में नहीं पाए जाते. They are usually present near the nucleus but are not visible when cell is not dividing. क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब सेल का डिवीजन नहीं होता तब ये थोड़े ब्लर्ड से रहते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं रहता. लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होता है आप देख सकते हो सेंट्रियोल्स को इजीली. इतना क्लियर है आपको सेंट्रियोलर अरेंजमेंट भी समझ आ गया. कैसा रहता है क्रोमोसोम्स में रहता है 9+0 और सीलिया एंड फ्लैजेला में कैसा रहता है 9+2. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सेंट्रियोल के फंक्शंस देख लेते हैं. तो फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल फंक्शंस. फर्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिवॉइड ऑफ डीएनए, तो क्या सेंट्रियोल के पास डीएनए है? नहीं. तो उसके पास क्या है? उसके पास क्रोमोसोम्स हैं. तभी सेंट्रियोल आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेंट्रियोल्स. इतना क्लियर है आपको? दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसल बॉडी. अब ये बेसल बॉडी क्या है स्टूडेंट्स? तो बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजिला, यूजुअली ये जो फ्लैजिला होता है हमारा, इसकी जो कह सकते हो दो टाइप ऑफ सेंट्रियोलर अरेंजमेंट रहता है इसमें. वो रहता है जो बेसल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला रहता है, जो प्रोवाइड करता है उसको मूवमेंट के लिए, वहां पे सेंट्रियोलर अरेंजमेंट रहता है 9+0 क्रोमोसोम वाला. लेकिन फ्लैजिला का जो टेल रहता है वहां पे कैसा अरेंजमेंट रहता है 9+2 का. तो बेसल बॉडी का जो वो रहता है अरेंजमेंट, वो रहता है हमारे क्रोमोसोम्स जैसा. तो जो बेसिकली सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी में फ्लैजिला में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. द बेसल बॉडी गिव राइज टू फ्लैजिला एंड सीलिया. They help in cell division by forming microtubule organizing centers. इनके पास क्या होते हैं? ऑब्वियसली इनके पास, अभी मैंने आपको कैसे बताया, ये रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपस में मिलके कैसा अरेंजमेंट देते हैं? सेंट्रियोलर अरेंजमेंट. तो सेंट्रियोलर अरेंजमेंट पॉसिबल ही क्यों हो पाता है? ये पॉसिबल ही हो पाता है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से. और कैसा होता है? क्रोमोसोम्स में 9+0 का होता है, सीलिया फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है. Out of the two centriole, the distal centriole forms the tail और axial filament. ये फ्लैजिला और जो हमारी सीलिया में जो सबसे डिस्टल वाला रहता है वो क्या रहता है? वो टेल, या कह सकते हो हमारी एक्सियल फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है. इतना क्लियर है आपको? हो गया ना ये वाला पार्ट. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई एंड लेबल दी डायग्राम. ये जो प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा है हमारी अपैरेटस का, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस. इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? इसका काम है हमारे प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन कराना. क्या कराना? प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन. अगर हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज आ रही है तो वो क्या होगी? वो होगी प्रोटीन. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है तो वो होगी लिपिड. और गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा? गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन में जाके कार्बोहाइड्रेट अटैच करा देगा और बना देगा ग्लाइको प्रोटीन, एंड लिपिड में जाके अटैच करा देगा तो बनाएगा हमारा, क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड. इतना क्लियर है आपको? अब इसकी एक बार लेबलिंग देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, गोल्जी अपैरेटस के यूजुअली जो हमारे जो फोल्ड्स हैं, इन्वेजिनेशंस हैं, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ने. क्या कहते हैं इनको? सिस्टर्ने. ये जो सिस्टर्ने होते हैं यही मेन साइट ऑफ मॉडिफिकेशन रहते हैं. क्या रहते हैं? मेन साइट ऑफ मॉडिफिकेशन. इतना क्लियर है आपको? अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्जी अपैरेटस में, वो है सिस फेज एंड ट्रांस फेज. यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, ट्रांस फेज.
सिस फेज एंड ट्रांस फेज। ये बात याद कर लो, घोट लो दिमाग में कि अगर कोई भी प्रोटीन जब आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो गोल्जी की कौन सी स्टेज पे जाता है? गोल्जी की सिस फेज में जाता है। सिस फेज ऑफ गोल्जी उसको मॉडिफाई करेगी, लेकिन जब भी उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब अब वो गोल्जी में बन गया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है वाया सिक्रीटरी वेसिकल्स आउट ऑफ गोल्जी, उस फेज को हम कहते हैं ट्रांस फेज। तो यहां से आया सिस फेज से और बाहर गया ट्रांस फेज में। तो वंस हमारा प्रोटीन गोल्जी के अंदर आया तो किस स्टेज पे आया? सिस फेज पे। सिस फेज पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ एंड देन जब वो कंप्लीटली मॉडिफाई हो गया, उसे सेल के बाहर भेजना था, तो वो था हमारी ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी के बाहर गया एज अ सिक्रीटरी वेसिकल्स। फिर उसका जो भी डेस्टिनेशन है वो अपने डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। इतना क्लियर है आपको? तो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus. Now आइडेंटिफाई एंड लेबल दी डायग्राम। मैम ये तो कटोरी और पुडिंग रखी है इसके अंदर, तो क्या ये पुडिंग है? नहीं, ये क्या है? ये है हमारे लाइजोसोम्स। क्या है ये? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को दूसरा क्या कहते हैं? लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो लाइजोसोम्स है जिसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस पे। किस पे? एपोप्टोसिस, जिसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसके बाद ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारी फैगोसाइटोसिस में। कैसे? फाइगोसाइटोसिस प्लस वैक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? फैगोलाइजोसोम्स। फैगोलाइजोसोम्स। और ये किस में हेल्प करते हैं? अमीबा के फैगोसाइटोसिस में। उसके बाद इनका और क्या रोल रहता है? इनका रोल रहता है हमारी खुद ही की बॉडी को मेंटेन करना, कि जो सेल फंक्शन अच्छे से नहीं करे या बुढ़ी हो गई है तो उसकी डेथ कराना, उस सेल को मारना। तो ये सेल को मेंटेन करता है सारे स्ट्रक्चर्स को, कि जो सेल की फंक्शनिंग खराब है या उसकी एज हो गई है तो उस सेल की मारना, तो उस सेल को मारना। तो ठीक है, तो सेल्फ किलिंग के भी काम आता है ये। इसकी बीमारी को क्या कहते हैं? अगर इसकी बीमारी हो जाए, ठीक है, इसकी बीमारी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं टे-सैक्स डिजीज। क्या कहते हैं? टे-सैक्स डिजीज। दैट इज अ लाइजोसोमल डिसऑर्डर। दैट इज अ लाइजोसोमल डिसऑर्डर। इतना क्लियर है आपको? अब इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये रहे मेरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच कैसा रहता है? एसिडिक पीएच के रहते हैं। ठीक है, ये रही मेम्ब्रेन हमारी, सिंगल मेम्ब्रेन रहती है लाइजोसोम्स एंड उसके आउटर में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रहते हैं जो उसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सपोज ये मेरी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये खराब हो गई है, तो लाइजोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे मेरी माइटोकॉन्ड्रिया से और अपने एंजाइम सिक्रीट करेंगे और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे। कैसा कर देंगे? आउटर मेम्ब्रेन को सॉल्यूबल बना देंगे और उसके अंदर अपने एंजाइम्स रिलीज कर पाएंगे, फिर उस सेल की डेथ करवा देंगे। इतना क्लियर है आपको? तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके? मेरे लाइजोसोम्स के। चलो लेट्स मूव फर्दर।
आइडेंटिफाई एंड लेबल दी डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको किसका दिख रहा है, आइडेंटिफाई करो। मैम कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्या है ये? तो बच्चों ये डायग्राम है न्यूक्लियर पोर का। ये एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम है हमारी न्यूक्लियर पोर का, जो क्या करती है, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट थ्रू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखो ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसके पास बीच में क्या रहते हैं, मटेरियल रहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, बस इतना पढ़ना है कि न्यूक्लियर पोर हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट थ्रू किससे, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। इतना क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड लेबल दी डायग्राम। तो ये डायग्राम है हमारे राइबोसोम्स का। किसका? राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स किससे मेड अप होते हैं? तो राइबोसोम्स बनते हैं राइबोसोमल आरएनए से। राइबोसोमल आरएनए से, और दो इसके सब यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? ये है मेरा लार्ज सब यूनिट, और ये है स्टूडेंट्स मेरा कौन सा सब यूनिट? स्मॉल सब यूनिट। ये है मेरा स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट के पास क्या रहता है? स्मॉल सब यूनिट के पास mRNA बाइंडिंग साइट रहती है। mRNA बाइंडिंग साइट पे आके क्या अटैच होते हैं? मेरे tRNA। क्या क्या अटैच हुए? मेरे ट्रांसफर RNA। ये tRNA के पास क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? एंटीकोडॉन्स। और कोडॉन्स कहाँ रहते हैं? कोडॉन्स रहते हैं मेरे mRNA के पास। जैसे ही कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स साथ में कंबाइन होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, कंबाइन करते हैं, फिर वो प्रोटीन निकालते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। और इस tRNA के पास ऊपर क्या होता है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या अटैच होते हैं? यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच करते हैं। mRNA एंड अमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का सिंथेसिस करवा पाते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, 70S राइबोसोम्स। ये कहाँ मिलते हैं हमें? तो ये मिलते हैं हमें हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एंड दूसरे क्या होते हैं हमारे 80S राइबोसोम्स। ये हमें मिलते हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में। इतना क्लियर है आपको? अब बढ़ते हैं हम आगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स खत्म होते हैं हमारे एमबी टेस्ट पेपर 1 जो था सेलुलर प्रोसेसेस पे। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रही। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो है मैग्नेट ब्रेन्स अब अपनी खुद की वेबसाइट के साथ आए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट विजिट www.magnetsbrain.com। जैसे ही आप हमारी साइट पे जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। आप सेलेक्ट करिए आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम में देखना है। अगर आपको मेरी बायोटेक के वीडियोस देखने हैं तो क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही आप बच्चों वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपको पूरा एक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेके रिविजन तक, इनफैक्ट टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। एंड बच्चों ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बस प्ले बटन पे दबाना है एंड आप मेरी पूरी वीडियो सर्व कर सकते हो एकदम फ्री। आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर योर ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एमबी टेस्ट पेपर 2 एंड थैंक यू सो मच।